अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और वसुतुल्लाह खान। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 200 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस की मर्ज़ की वजह से, और ज़ाहिर है कि ये हम आपको सरकारी यानी ऑफिशियल फिगर्स बता रहे हैं, और इसके साथ अज्यूम हमें हमेशा करना होता है कि ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते या जो कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात की जो फहरिस्त है उसमें फिर दर्ज नहीं होते, दाखिल नहीं होते, तो एक्चुअल फिगर हमेशा ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ शहरों में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, मिनी लॉकडाउन्स, स्मार्ट लॉकडाउन्स वगैरह वगैरह, और हर एक इंडिकेटर यही है कि एक बार फिर पाकिस्तान में कोरोना वायरस और ख़ास तौर पर ये जो नई वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस है कोरोना वायरस की, वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। एक सिर्फ आपको उसका बताऊं कि नवंबर में हम तकरीबन 5000 के करीब जो है आ गए थे पेशेंट्स ओवरऑल। इस वक्त 88,000 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो क्रिटिकल हैं उसमें भी पाकिस्तान यूँ तो 31वें नंबर पर है, मगर क्रिटिकल पेशेंट्स में अभी भी हम टॉप 10 में हैं, और तकरीबन 5000 के करीब लोग क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर सारे। डेंजरस सिचुएशन, और बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया अभी, अब जाहिर है कि जिस तेज़ी से फैल रही है, हम सब दुआ कर रहे हैं कि जो मनाज़र हम अभी भारत में देख रहे हैं वो कहीं हम यहाँ खुद ना एक्सपीरियंस कर रहे हों। और यही सवाल पूछा जाता है फिर जब भी हम ये सोच जहन में आती है। तो जी एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि आज ये ऐलान भी हुआ कि पहली बार 1,17,857 लोगों की वैक्सीनेशन की गई, और वैक्सीनेशन स्पीड अप हो, ये भी एक अच्छा स्पीड अप भी हो रही है वसत, और कैंसाइनो अब पाकिस्तान में भी बनेगी और एंड मई तक ये सप्लाई भी होगी। ज़्यादा के सप्लाईज की बात करने के साथ साथ हम अभी हमारी नज़र ये है कि इस चीज़ पर है कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी है, लॉजिस्टिक्स सही हैं, और जाहिर है कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमें और की ज़रूरत पड़े तो वो हम कहाँ से सोर्स करेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले साल मिनिस्टर, उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया कि अब पाकिस्तान में इंडिजिनसली वेंटिलेटर्स बने जाएंगे। सुन लीजिए। बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए आज खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान और चंद ममालिक में शामिल हो गए दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इसलिए ये एक अहम बात है कि बहुत पेचीदा मशीन है ये वेंटिलेटर, और बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक ये इस तरह की पेचीदा मशीनें बनाने की अहलियत नहीं रखते। जी अच्छा, अब हम इसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, क्योंकि आज ही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस इंटेंसिव केयर आईसीयू वेंटिलेटर बनाया है, जिसका नाम आई लाइव रखा गया है। अच्छा, उसके साथ साथ जो नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन है एनआरटीसी, उसके जो सीईओ हैं ब्रिगेडियर तौफीक अहमद, उन्होंने भी ऐलान किया कि वहाँ भी वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, और उनका दावा यह है कि उनको यूरोपियन सर्टिफिकेशन भी मिली है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने भी मंजूर किया है उन्हें, और अब यूएस की जो एफडीए है यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसके अप्रूवल के सिलसिले में है। लेकिन, और जाहिर है कि हर एक बात के साथ एक लेकिन भी हमें ऐड करना होता है, कुछ थोड़ी सी जरा लेकिन पे रुक जाइएगा। ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वेंटिलेटर है, ये ड्रैप ने अप्रूव कर दिया है, ये भी कर दिया। ओके, ग्रेट। पहला वेंटिलेटर है जो ड्रैप ने अप्रूव किया है। और जहां तक एनटीआरसी के वेंटिलेटर की बात है तो वो ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने ये दावा भी किया है कि श्रीलंका को हमने 100 वेंटिलेटर बरामद करने का मायदा किया है, और ड्रैप ने उनके वेंटिलेटर की भी मंजूरी दे दी। हाँ, और ये जाहिर है ये ज़रूर ऐसा नहीं होता कि वेंटिलेटर आपने अनाउंस कर दिया और वेंटिलेटर बनने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें ये सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ लेकिन पर। और लेकिन ये है कि इसके साथ साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी पैदा हुई है, क्योंकि अब जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने हैं साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब, उन्होंने हाल में ही पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स वेंटिलेटर्स बनते हैं उनके बारे में कुछ कहा था। पहले सुन लीजिए क्या कहा। हमारे पास सच खुद ना मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं और ना हमारे पास इसका कोई स्टॉक है।
ज़ाहिर है कि हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं और अभी वो उस मकाम की नहीं है जिसमें कि 16 फंक्शंस होते हैं एक वेंटिलेटर के, जिसमें से जो हमारे जो बने हैं, जो मेरी इत्ला है उसमें तो हमारे जो वेंटिलेटर्स जो बन रहे हैं लोकल लेवल पे वो सिर्फ तकरीबन 4 फंक्शंस को पूरा करते हैं। जी, तो ये है शबीर फराज साहब कह रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए आज हमने दावत दी है फवाद चौधरी साहब को, साबिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, क्योंकि इनके दौर में ही ये सारा कुछ इन सारी चीज़ों का आगाज़ किया गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फवाद साहब। तो सर आप बताएं कि असल पोजीशन क्या है? शबीर फराज साहब कह रहे हैं कि शायद हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है या जो बने हैं उनमें ऑप्शंस कम हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड PAEC और NRTC दोनों ने ऐलान किया है कि उन्होंने तो बना भी लिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम दे आर क्वाइट इफेक्टिव। जी फवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि 26 फरवरी को पिछले साल पहला कोरोना पेशेंट जो है वो पाकिस्तान में आए जी। उस दिन 26 फरवरी को हम कुछ भी अपना खुद नहीं बना रहे थे, मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, हमारा PP इक्विपमेंट हो, हम कुछ भी नहीं बना रहे थे। जो एफर्ट उस दिन हमने उसके बाद शुरू की, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन ने हमारा साथ दिया और फिर प्राइवेट सेक्टर ने हमारा साथ दिया, तो उसके बाद से हमने ये तमाम चीजें पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दी। PCSIR ने सैनिटाइजर्स शुरू किए, उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन के इदारे उनके साथ मिले और ये तमाम चीजें अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्हीं दिनों में ये हुआ, आपको याद होगा कि इटली में जो कुछ इंजीनियर्स थे, जब पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स का क्राइसिस हुआ तो उन्होंने अपने डिजाइन ओपन कर दिए और फिर मर्सिडीज ने भी अपना डिजाइन ओपन कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये एफर्ट शुरू की एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर इंजीनियर्स जिन्होंने उन डिजाइन के ऊपर काम किया। हमें 57 डिजाइन मौसूल हुए। उसके बाद आर्मी के इंजीनियर्स ने, एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने, PEC के इंजीनियर्स ने मिल करके इसके ऊपर एक ग्रुप क्रिएट किया और उन्होंने उन डिजाइन को एवेल्युएट करना शुरू किया। 57 डिजाइन हमें मिले, उनमें से 11 डिजाइन जो है उन्होंने फाइनल किए। अब उसके बाद हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे पास उसके टेस्टिंग कोई लेबोरेटरी नहीं थी जहाँ पे जो इक्विपमेंट जो है वो हम टेस्ट कर सकते। जिस तरह से अभी मेखला मुशर्रफ बात भी कर रहे थे कि ये जाहिर है कि फॉरेन तो नहीं हो सकता, बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, उसकी टेस्टिंग का चाहिए निजाम। हमने NRTC ने ये किया कि उन्होंने पूरी अपनी पहले तो लैब तैयार की, टेस्टिंग लैब तैयार की। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के वेंटिलेटर्स यहाँ पे हमने बनाए, एक नॉन इन्वेजिव होते हैं, एक इन्वेजिव होते हैं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर ज्यादातर कोविड में वो चाहिए होते हैं जो ऑक्सीजन थ्रो करते हैं पावर के साथ, और ये जो अभी बरतानिया ने तोहफा दिया है हिंदुस्तान को जो 300 प्लस वेंटिलेटर्स का, वो ये सारे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स हैं। एल्सन कंपनी है, कराची की कंपनी है, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। उन्होंने जो अपने ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स और PPAPs बनाए वो बड़े जबरदस्त हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। इन तमाम के पास जो सर्टिफिकेशन, असल देखिए डिटरमिन किसने करना है, सर्टिफिकेशन में इफेक्टिव है नहीं है मतलब मुझे तो नहीं पता, मैं तो साइंटिस्ट नहीं पता होगा, या कोई जो अपना डॉक्टर्स हैं या जो ये जो फॉर एग्जांपल इवन शिबली जो हैं उनको तो नहीं पता होगा कि ये क्या है। हम तो सर्टिफिकेशंस पे जाएंगे ना। वंस ड्रैप अप्रूव एक वेंटिलेटर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रूव करता है, तो ये पता नहीं उन्हें जो एक तो पहले तो 4-5 दिन के बाद बजाय इसके कि वो ऐसे किसी की सुनाई बात पे जाते, पहले तो सबसे पहले जो कंपनियां बना रही हैं उनके यूनिट्स का दौरा करना चाहिए, देखना चाहिए वो काम क्या कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी सर्टिफिकेशन देखनी चाहिए। क्योंकि एक तो सच्ची बात यह है कि ब्रांड पाकिस्तान में जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना तो उसका पहले ही इतना मुश्किल, पाकिस्तान की मार्केट इतनी मुश्किल है कि आपको पता है यहाँ की बनाई हुई चीज बेचना मुश्किल हो जाता है, और फिर कोई ऐसी सतह पे बात आ जाए, अब वो जो कंपनीज के CEOs हैं वो राइटफुली बड़े उनको जो है वो इस पे तकलीफ है कि ये इस तरह का बात नहीं होती। अच्छा, तो फवाद अब आपसे पूछ सकता हूँ कि तो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है? क्योंकि बिल्कुल देखें PAEC की तो बात आ गई हमारे सामने, NRTC की भी बात आई। अगर हम बात करें अंदाज़न, अगर आप हमें फिगर बता सकें कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है उन वेंटिलेटर्स की जो ड्रैप ने अप्रूव किया हुआ है?
देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी कोका कोला ने 50 वेंटिलेटर्स खरीदे थे एनआरटीसी से। इसी तरह से हमने जो नॉन इन्वेजिव हैं वो ताजिकिस्तान में भेजे थे। अभी मुझे बता रहे थे, एनआरटीसी वाले बता रहे थे कि 100 वेंटिलेटर वो श्रीलंका भेज रहे हैं और 300 के करीब वो इराक भेज रहे हैं। तो और खुद भी हमारे 5 जो वेंटिलेटर्स हैं, जो पोर्टेबल वेंटिलेटर जो हैं वो गए हैं हमारे मेयो हॉस्पिटल में, इसी तरह से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, इसी तरीके से जो रेस्क्यू 112 है उनको जो है वो पोर्टेबल वेंटिलेटर्स जो है वो दिए गए हैं। तो ये सारे जो वेंटिलेटर्स हैं ये मेड इन पाकिस्तान और कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और हर जगह के ऊपर ये जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन्होंने दे हैव डन वंडर। देखिए, कोई और मुल्क में किसी में आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी। एक साल के अंदर हम नेट इंपोर्टर से इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं। इस वक्त पूरे यूरोप में जो पीपी इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान से जा रहा है, सैनिटाइजर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें तो अपने लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, कमाल कर दिया। तो फवाद साहब, मतलब यहाँ पर आपके अंदाजे से क्या हुआ है? अच्छा, वक्फा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात करें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी से, जिन्होंने बतौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर इनिशिएटिव लिया जब पाकिस्तान में कोविड आया, पीपीईज, सैनिटाइजर्स, मास्क और वेंटिलेटर्स। इवेंचुअली फवाद, आपने कहा कि हम एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी जो हमारी लोकल पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेन है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और बार बार ये बात एनसीओसी की तरफ से की जा रही है कि 90% के करीब जो हैं वेंटिलेटर्स वो ऑक्यूपाइड हैं और मामलात ख़राब हो सकते हैं जैसे आगे जाते हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे खासे ज़्यादा हैं। तो लोकल मार्केट का कोई आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो किस हद तक, किस लेवल पे है? अच्छा, नहीं, पहले तो हमारी अभी वेंटिलेटर्स का हमारा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। हमारे इस वक्त तकरीबन 57% वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड और 47% वेंटिलेटर्स जो हैं वो अभी अवेलेबल है। हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन का है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक साल में जो काम हुए हैं वो, एक तो जाहिर है कि जब चीज बंदे के पास एक चीज होती है ना, उसकी वो कदर नहीं रहती। आप देखिए, पहले साल जब पहली कोविड की लहर आई थी, हर चीज की शॉर्टेज हो गई। अब ये तीसरी लहर है और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई ना सिर्फ एक शॉर्टेज नहीं है, बल्कि हम जो है वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर इवन टुडे ऑफ ऑल पीपी इक्विपमेंट, जो कि एक बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है हमारी। अदरवाइज तो देखिए हमारे सारे डॉलर तो इम्पोर्ट में लग जाते हैं और इतना ही हमारी फसली भी नहीं है कि हम हर चीज इस तरह से इम्पोर्ट कर पाते। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंशन हुई है, 7,000 आईसीयू बेड ऐड हुए हैं एक साल के अंदर। और जो ऑक्सीजन थी, एक साल पहले हम 350 मेट्रिक टन रोज बना रहे थे, आज हम 700 मेट्रिक टन रोज बना रहे हैं। इसके बावजूद हम, क्योंकि इस दफा जो लहर है वो पिछली दफा जो पीक हमने टच की थी उसमें 3400 मरीज क्रिटिकल केयर में आए थे। इस वक्त तकरीबन 5100 मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर में। तो उसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन यूज है वो तकरीबन 90% के ऊपर है। और इसको जो जाहिर है कि हमने अगर ये कोविड की लहर अगर अगले आप समझिए कि एक हफ्ते में ये 11% से प्लस है, अगर ये नीचे नहीं आती तो फिर हमें जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, जो बड़ा ही एक मुश्किल फैसला जो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल ही उसके खिलाफ हैं और समझते हैं कि बहुत मसाइल पैदा होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। लेकिन हमारा जो इस वक्त राइट नाउ जो हमारा प्रॉब्लम है वो दो चीजें। एक तो देखिए ना, आप ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हमारे जो बेड्स हैं उनकी लिमिट है। ये तो नहीं हो सकता, आप अनलिमिटेड तो नहीं आपकी हेल्थ हो सकता। तो वो ये अगर हमारा हेल्थ के ऊपर इससे ज्यादा बोझ बढ़ गया तो फिर हमारे जो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो राइट नाउ वेंटिलेटर इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बेड्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आपने बात की तो ये तो अच्छी बात है फवाद भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी है। मैं ये जेन्युइनली पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में शायद मुझे इतना नहीं पता, आपको पता है तो आई डोंट नो। अगर आज डिसीजन ली जाए कि इसको स्केल अप किया जाए, कितना टाइम लगता है ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने में या नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने में? ऑक्सीजन प्लांट्स तो अभी हम ईरान से भी और चाइना से जो है वो बात कर रहे हैं। एयर शिफ्ट जो है ना, ये ऑक्सीजन हो नहीं सकती।
एयरलिफ्ट नहीं हो सकती, इट हैज टू बी आइदर शिप और रोड। उसकी वजह से हमारे ऑप्शन जो हैं वो बड़े लिमिट। ईरान के अंदर आपको पता है अपनी सिचुएशन बड़ी खराब है, उन्होंने ऑक्सीजन बैन की हुई है, वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्स करे। और दूसरा चाइना जो है वो तो तैयार है हमें ऑक्सीजन देने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप ऑक्सीजन ले भी आएंगे, आपके पास सिलेंडर्स नहीं, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम उसकी सप्लाई चेन मेंटेन करना होगा, सिलेंडर्स लेना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना। फॉर एग्जांपल अभी अल्लाह का ये भी शुक्र हुआ थोड़ा कि जो कराची के अंदर सिचुएशन है वो इतनी खराब नहीं हुई, क्योंकि अगर कराची में सिचुएशन खराब हो जाती तो फिर सिलेंडर्स हमारे जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो सकती। तो सप्लाई चेन इज अनदर बिग इशू जिसका हल जो शायद फौरी ना हो। चले, बहुत शुक्रिया। वी आर होपिंग के एक आपका शायद एज अ हेल्थ मिनिस्टर भी हो जाए तो वैक्सीन की तरफ भी तवज्जो दी जाए। मुझे पता है एक आदि मिनिस्टर काम कर रहे हैं हुकूमत में, तो वो हर तरफ जब जाते हैं कुछ ना कुछ करते ही हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। अच्छा, ये जो सिलेंडर्स की बात की ना यार, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी मैं पढ़ ही रहा था और मेरा ख्याल है कि शायद ये किसी ये जो हमारी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या जो भी होती है उनका भी यही कहना था कि ज़्यादा मसला ये नहीं है कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन को भरने के लिए सिलेंडर्स आपके पास कम पड़ेंगे। इवन वेंटिलेटर्स में भी ये प्रॉब्लम हुई है कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वेंटिलेटर्स के वो बहुत कम हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी अब आगा खान और इधर उधर शुरू की है उन्होंने, काफ़ी स्केल अप की है कि इवेंचुअली अगर खुदा ना खास नहीं जाहिर है, बिकॉज़ आप किसी वार्ड बॉय को पकड़ कर नहीं कह सकते यार बेटा अभी जाके वेंटिलेटर चलाओ। इट्स अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड जॉब। आई मीन उम्मीद में बंदा यही कर सकता है कि आप देखें अब ये पूरे खत्ते में मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत दोनों में एक ही जोक नहीं मैं कहूँगा ऐसे, क्योंकि इट्स नथिंग फनी अबाउट इट, और ये है कि जी दो एटमी कुव्वतें हैं जनूबी एशिया में, एक के पास ऑक्सीजन नहीं है, एक के पास वैक्सीन्स कम हैं। तो आई मीन माना कि देखो डिफेंस ऑल ऑफ दिस एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई एम होपिंग कि जिस तरह अब देखो क्राइसिस सर पर आया तो आपने कुछ किया, आपने कुछ किया। जैसे अब फवाद भाई कह रहे हैं अगर मैं 50% भी मान लूं फिर भी इट इज अ वेरी गुड थिंग, अचीवमेंट। तो इसका ये मतलब है कि आप कर सकते हो अगर आपके पास विल हो, अगर आपके पास फोकस हो और थोड़ी सी फंडिंग हो। मेरा तो ख्याल है कि जब आपके सर पे पड़ी हो ना तो यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये धक्का स्टार्ट है। हमारे यहाँ एक और मसला ये भी है कि जब धक्का कोई देना रोक देता है ना तो गाड़ी वहां पे ही खड़ी हो जाती है। हमें चाहिए वो गाड़ी जो खुद भी चलने लग जाए। वो हो, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। आज इस्लामी दुनिया में यतीम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो हर 15वें रमज़ानुल मुबारक को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ इस्लामी OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने 2014 से किया था, ताकि जितने भी मुस्लिम ममालिक में यतीम बच्चे हैं उनकी सपोर्ट और परवरिश के लिए सोसाइटी को, माशरे को उभारा जाए कि वो उनकी सपोर्ट करे। पाकिस्तान में तकरीबन को 42 लाख बच्चे इस वक्त यतीम हैं और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है यतीम बच्चे ज़्यादातर अगर गरीब घराने से हों तो उन्हें ना सेहत की सहूलियात मिल पाती हैं, ना तालीम, गुर्बत, अफलास, भूख उनके साथ जुड़ी रहती है। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो अल खिदमत फाउंडेशन, जो कि जमात इस्लामी का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती है। उनके जो सरबराह हैं मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम, वो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। वेलकम टू द शो शकूर साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो दिन बनाने का मकसद है और फिर इस तरह की सपोर्ट आपने कब से शुरू किया ये? हमने बहुत शुक्रिया आपका। हमने इसका आगाज़ किया था 2012 में, लेकिन एक और दिन था वो 9 जो है वो हम जो है उसमें मना रहे थे रबीउल अव्वल को। बाद जब हमें पता चला कि OIC ने ये तय किया है और तुर्की ऑलरेडी 15 रमज़ान को मना रहा है, तो फिर हमने शिफ्ट कर दिया इसको उसी दिन के साथ। और फिर ये चाहा कि पाकिस्तान की बाकी जो तंजीमें हैं जो यतीम बच्चों के हवाले से काम कर रही हैं, उन सब को साथ मिलाकर एक बड़ा फोरम बनाया जाए, जिसको हमने पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के नाम से किया। तो ये 15 तंजीमें हैं, अब हम सारे मिलकर इस दिन को मनाते हैं
और पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह रेजोल्यूशन करके इस दिन को एक ऑफिशियल दिन के तौर पे डिक्लेयर किया है। शकील साहब, तरीक़ाकार क्या है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है आपने जिक्र किया कि और भी बहुत इदारे इसमें काम करते हैं। मैं अगर सिर्फ आपके इदारे की बात करूँ तो प्रोसीजर क्या होता है? अभी कितने बच्चे हैं जिनका ख्याल आप रख रहे हैं, और कैसे मतलब ढूंढा कैसे जाता है? मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। हमारे यहाँ तो ये सूरत होती है कि चूँकि अलखिदमत का अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बेस है वॉलंटियर्स का, तो हम आबादियों के अंदर से ऐसे यतीम बच्चों को ढूंढते हैं जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं। ये कुछ होटलों में काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, कुछ और इसी तरह की चीज़ों में मौजूद होते हैं। तो फिर हम इनके पेरेंट्स को इस पे बुलाते हैं और उनसे डाटा लेते हैं, और ये एक लंबा सवालनामा है जिसके ज़रिए से फिर हम उसके वालिद का जो है डेथ सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ें मालूमात लेके इसको सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जब हमारे पास ये बच्चा आ जाता है तो फिर हम पेरेंट्स के साथ तय करते हैं कि इसको लाजमन स्कूल जाना है और इसका बैंक अकाउंट खोलेगा ताकि इनको जो मदद पहुंचे वो कैश इन हैंड ना हो जी, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से ये सिलसिला चल रहा हो। तो हम उसके साथ करते हैं, फिर उसकी हेल्थ स्क्रीनिंग का काम करते हैं, फिर उसकी जो सोशल लाइफ की ट्रेनिंग है उसके लिए हम छोटे छोटे स्टडी सेंटर्स बनाते हैं, उसमें इन बच्चों को लेकर जाते हैं। और फिर इसी तरह इनकी माओं को हम कर्ज़ हसना देते हैं ताकि अगर वो छोटा मोटा कारोबार करना चाहें, कोई स्किल्स उनके पास हो, कोई दुकान खोलना चाहें, कोई सिलाई मशीन करना चाहें, कोई जानवर पालना चाहें, तो वो उनको फिर हम कर्ज देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम सेलेक्ट करते हैं। और इस वक्त कोई तकरीबन 14,000 बच्चे हैं जिनको पूरे मुल्क में हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके दो हिस्से हैं, एक तो वो बच्चे जो वालिदैन के साथ घर में रहते हैं, वालिदा के साथ, और दूसरे वो जिनको हम आगोश का एक पूरा सेटअप है जो इस वक्त 14 मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद हैं। जो बच्चे घर पर उनकी केयर नहीं की जा सकती उनको वहाँ लेके आते हैं और उनकी तालीम और उनकी रिहाइश और उनके बाकी सारी सहूलियात का हम बंदोबस्त करते हैं। एक आगोश हमारा इस वक्त तुर्की में भी है, जो शामी बॉर्डर पे है, और वहाँ भी हम बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये वो होंगे जो शाम के जो पनागुज़ीन बच्चे, शाम के पनागुज़ीन बच्चे हैं उनके साथ। अब जाहिर है कि देखिए इतने बड़े सेटअप तो और जो आप कह रहे हैं आप कर्ज़ हसना भी देते हैं, आप एड भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सिलाई मशीन हो या जो भी, इन सारी चीज़ों की फंडिंग मतलब कितनी सालाना कितनी ज़रूरत होती है आपको, सिर्फ इस अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें इसको चलाने के लिए? सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई तकरीबन 1 अरब के लगभग की मदद की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम ये काम कर रहे होते हैं। और 1 अरब सालाना? पाकिस्तान जी 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 अच्छा जी। और इसमें पाकिस्तान के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डोनर हैं जो हमारे साथ तावन कर रहे होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मुकामात पे हैं ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में या इंडिविजुअल, वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह खासा तावन करते हैं। जिसके साथ शकील साहब एक हमें छोटा सा वक्फा के बाद हम वापस आएंगे, और जो आपका ये आगोश प्रोग्राम है एक आम पाकिस्तानी कैसे उसको सपोर्ट कर सकता है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब से जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के, और अलखिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी सरबराह हैं। शकूर साहब, पाकिस्तानी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एक यतीम बच्चे की कफ़ालत के लिए कितने डोनेशन की ज़रूरत होती है? जो लोग देख रहे हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करें, अगर आप तफसील से बता सकें प्लीज़। हमारा ये जो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है इसमें एक यतीम बच्चा जो अपनी माँ के साथ रहता है, अपने घर में रहता है, उसकी कोई 50,000 48,000 एनुअल उसका हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो फंडिंग करें। और वो बच्चे जो आगोश में रहते हैं वो कोई 1,20,000 रुपया, इसलिए कि उसके अखराजात निस्बतन ज़्यादा होते हैं जिसके सबब से ये काम होता है। तो अलबत्ता ये जो जी फरमाइए।
जो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो काम है ये सारे का सारा, इसमें हम डोनर को एक बच्चा असाइन भी करते हैं, फिर उसके तालीम के और उसकी सेहत के बारे में रिपोर्टिंग भी करते हैं, और इसका भी एहतमाम करते हैं कि अगर डोनर बच्चे से मिलना चाहे और रब्ता करना चाहे तो उसकी सहूलत भी उसे मैसर हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोग हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम तवक्को करते हैं कि अगले 2-3 साल में ये बच्चों की तादाद जो है ये 20 से 25 हज़ार तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जमा कैसे कराएं? कोई आपके वेबसाइट ऑनलाइन है, कोई वेबसाइट है, डोनेट कैसे करें, ज़रा उस बारे में तफसील बता दीजिए। हमारे वेबसाइट पे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, बैंक अकाउंट भी मौजूद हैं उसके अंदर, और हमारी ऑनलाइन भी चीज़ें हो सकती हैं। इसको बड़ी आसानी से उसमें मालूम किया जा सकता है। हमारे अकाउंट नंबर और हमारे हेल्प लाइन्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उसके ज़रिए से रब्ता किया जा सकता है। ठीक है, alkhidmat.org इनकी वेबसाइट है। जिन लोगों को डोनेट करना है वो उनकी वेबसाइट पे जाएं, पूरा एक तफसीली फॉर्म है, फिल करें, और जैसे शकूर साहब बता रहे हैं उस तरह। तो शकूर साहब ये सपोर्ट कब तक रहती है, कितनी तालीम आप इवेंचुअली दिलाते हैं बच्चों को? ये बहुत अहम है। हम जब बच्चे की सिलेक्शन करते हैं तो आमतौर पे 6 साल की उम्र से हम इसका आगाज़ करते हैं, और 18 साल तक ये आर्फन केयर के तहत उसको हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो बच्चे टैलेंटेड निकलते हैं उसमें ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनको फिर इस प्रोग्राम के बाद हम स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एक दूसरे प्रोग्राम में ले जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उनकी तालीम का ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मुमकिन है उसको जारी रख सकें। तो ये बैक वक्त इसके साथ मौजूद है, बल्कि इससे अगली शायद फैसिलिटी ये है कि तुर्की या किसी और मुल्क के अंदर उनकी तरफ से भी बाज़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। शकूर साहब, ये ज़ाहिर है कि आप सालों से ये काम कर रहे हैं, कितनी दफ़ा ये ऐसा हुआ है कि आपका ही बच्चा या आपके आगोश में रहने वाला बच्चा आला तालीम हासिल करके फिर आपके पास ही वापस आते हैं कि जी हम अपने जैसे और बच्चों की मदद करना चाहें, क्योंकि आपका अल खिदमत चलता तो है वॉलंटियर्स पे? ये अभी जो यतीम बच्चों का सिलसिला है उसके बच्चे तो फारिग होकर किसी जगह पे नहीं पहुंचे हैं। ये हमने 2012 में प्रोग्राम का आगाज़ किया था। अलबत्ता इसमें ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच चुके हैं, और 1-2 साल में कोई 2-3 दर्जन के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो इसमें से निकल आएंगे। अलबत्ता वो जो स्कॉलरशिप का हमारा प्रोग्राम है जो इसके पैरेलल है, जिसके लिए यतीम होना ज़रूरी नहीं है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं, कोई तकरीबन 1000 के लगभग जो तालीम से फ़ारिग होकर डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, बैरून मुल्क हैं और इस तरह की सूरत करते हैं, और उनमें से कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और अपनी तरह के बच्चों को स्पॉन्सर करने का काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकूर साहब हमसे बात करना, और बहुत नोबल कॉज है, और ये तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ज़ाहिर है ईदी फाउंडेशन है, सिटीजन्स फाउंडेशन है, बहुत से ऐसे इदारे हैं, और ये जो ऑर्फन केयर फोरम है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।